नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी वर्कशीट के माध्यम से अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें जानना है कक्षा 7 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 2 में उपग्रह। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने सौरमंडल, उसके परिवार के बारे में जाना, कुछ ग्रहों के बारे में जाना, और आज की वर्कशीट में हम लोग उपग्रह पर चर्चा करेंगे। उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपग्रह क्या है, इस चीज को हम वर्कशीट के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे आप चित्र में देखिए कि सभी ग्रह इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चाहे बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो। और कुछ ऐसे भी पिंड होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर यह चांद है और यह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जो पिंड ग्रह का चक्कर लगाता है, जैसे ये चांद जो ग्रह का चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। मतलब कि सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कहलाया और ग्रह का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कहलाया। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अब उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह एवं मानव निर्मित उपग्रह। तो मानव निर्मित उपग्रह की बात कहाँ से आई? खगोलीय पिंड है और यह खगोलीय बातें हैं। तो खगोल में क्या होता है कि अंतरिक्ष में, कि जब यह ग्रह है और यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, सूरज भी प्राकृतिक है, यह सूरज का चक्कर लगा रहा है, तो इस ग्रह का चक्कर चांद लगा रहा है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसे उपग्रह बनाए हैं, मनुष्यों ने बनाए हैं, जो कि इस पृथ्वी के ऊपर रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसको भू स्थिर कक्षा कहते हैं। वहां रहकर वह चक्कर लगाता है। उस जगह पर जाने के बाद वह ग्रह ना तो ऊपर जाता है और ना ही पृथ्वी की ओर नीचे गिरता है। वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना रहता है और कि वह गिर नहीं सके, और उसकी चाल भी उस ढंग से निश्चित की जाती है कि उस चाल पर चलते हुए वह सुरक्षित रूप से पृथ्वी की परिक्रमा कर सके। तो जो उपग्रह मनुष्यों ने बनाए हैं उसे मानव निर्मित उपग्रह, मतलब कि कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अब चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, क्योंकि प्राकृतिक उपग्रह एक ही है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है। और चंद्रमा अपनी धुरी पर भी एक बार नाचने में 27 दिन का समय लगाता है। कह रहा है कि लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मतलब कि इसको 27 दिन पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगता है, और अपनी धुरी पर नाचने में भी एक बार इसको 27 दिन का समय लगता है। यही कारण है कि पूरे महीने भर हमको चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दूसरा भाग दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने परिभ्रमण गति के अनुपात में ही उसका घूर्णन गति भी चलते रहता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग केवल 1/4 है। मतलब कि पृथ्वी का जो व्यास है, व्यास किसको कहते हैं? कोई आप सर्कल आइटम पर देखिए, व्यास किसको कहते हैं। यह मान लीजिए यह हो गया आपका एक सर्कल, तो इस पर व्यास कहेंगे इसके ठीक बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, जो कि पृथ्वी इसके त्रिज्या के दोनों भाग को छूती है, तो यह व्यास कहलाता है। तो इसका जो व्यास है, उस चंद्रमा के पृथ्वी के व्यास का, चांद का व्यास बिल्कुल 1/4 है। ठीक ना। यह मान लीजिए 40,000 किलोमीटर अगर है, तो यह 10,000 किलोमीटर होगा, ऐसा आप मान के चलिए। लेकिन ये दूरी 40,000 किलोमीटर नहीं है, 12,000 कुछ किलोमीटर है, तो यह भी 3,000 कुछ किलोमीटर होगा। ठीक। अब देखिए, मतलब कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का जो आकार है वह काफी छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब पृथ्वी से यह नजदीक है, बाकी खगोलीय पिंड दूर है। बृहस्पति ग्रह सबसे दूर है, लेकिन यह दूर होने की वजह से मात्र इतना छोटा दिखाई देता है। सूर्य चंद्रमा से बहुत दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है, यही कारण है कि यह इतना बड़ा दिखाई देता है।
तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये ऐसे बिंदु बिंदु टाइप के दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा इतना बड़ा दिखाई देता है तो चंद्रमा बहुत बड़ा है। चंद्रमा बहुत बड़ा नहीं है, यह हमारे पृथ्वी के नज़दीक है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा, इसलिए यह बड़ा है। चंद्रमा पर न तो जल है और ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। आप देखते होइएगा कि चंद्रमा जब चांदनी रात में उस पर कहीं कहीं दाग दिखाई देता है, धब्बा दिखाई देता है, तो वहीं कहा जाता है कि चांद में दाग है। तो यह चांद में जो दाग है यह चंद्रमा पर बने गड्ढों की वजह से दिखाई देता है, नहीं तो चंद्रमा में कोई दाग नहीं है। और इस पर न जल है न ही वायु है, इस पर पर्वत है और मैदान है और गड्ढे हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऐसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और फिर यह प्रकाश टकराकर पृथ्वी पर पड़ता है, तब जाके हम लोग को चंद्रमा प्रकाशित दिखता है। तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मतलब चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। जैसे कि भारत की ओर से 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेजे गए थे। तो और भी बहुत सारे देशों ने अपने अपने देशों के यान और अपने अपने देशों के सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को चंद्रमा पर भेजा, ताकि वहां से ज़्यादा जानकारी लाई जा सके। उसके बाद आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पहले चंद्रमा कुछ यूँ पतला दिखाई पड़ता है, फिर कुछ इससे मोटा दिखाई पड़ता है, फिर कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है, और एक रात में चंद्रमा पूरा गोल दिखाई पड़ता है। इस तरह से चंद्रमा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। मतलब कि जिस रात पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उस रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, या पूर्ण चांद वाली, पूर्णमासी भी कहते हैं, क्योंकि उसी दिन महीना भी पूरा होता है। जो हिंदी का महीना होता है यह उसी दिन पूरा होता है। हिंदी महीना आप जानते हैं ना, हिंदी महीना शुरू होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, पूस, माघ, फागुन, इस तरह से होता है। तो वह हिंदी महीना पूर्णिमा को ही पूरा होता है, इसलिए उस दिन पूर्णमासी भी बोला जाता है। आकाश में जिस रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता वह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या की रात्रि होती है। मतलब कि जिस रात चंद्रमा नहीं दिखाई देता है वह अमावस्या की रात्रि होती है, उसको अमावस्या की रात कहते हैं। और जिस रात पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। अब कह रहा है कि दिए हुए स्थान में रात के आकाश में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं रूपों का चित्र बनाइए। कह रहा है पूर्णिमा का चांद, तो पूर्णिमा का चांद गोल होता है, पूर्णिमा का चांद आप गोल बना दीजिए। अब कह रहा है आज की रात चंद्रमा की स्थिति, तो आज की रात चंद्रमा की स्थिति देखिए, वो चंद्रमा ऐसे आएगा तो आप ऐसे बना दीजिए। और अमावस्या को चंद्रमा की स्थिति, तो अमावस्या को चंद्रमा की कोई स्थिति नहीं होती है। अमावस्या को क्या होता है कि सिर्फ तारे ही आकाश में दिखाई पड़ते हैं, तो आप तारे ही दिखाइए। अमावस्या को कोई चांद दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ तारे ही तारे दिखाई पड़ते हैं। हो गया। अब है गतिविधि 1 है इसमें कि जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा है और किस तारीख को अमावस्या है, पता लगाएं। तो जुलाई के महीना में 9 तारीख को पूर्णिमा है और 24 तारीख को अमावस्या है। इसको मैं आपको लिख के दे दूंगा। उसके बाद मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है, तो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इसकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से हम संचार माध्यमों जैसे GPS,
और टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। मतलब कि मनुष्य अपने सुख सुविधाओं के लिए भी कुछ सैटेलाइट्स को, कुछ उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है, और जो पृथ्वी के कक्षा में रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपना काम करते हैं, तो ऐसे उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पर गतिविधि 2 है कि दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है, पता लगाएं। तो चलिए इन दोनों गतिविधियों को मैं आपको लिखित रूप में देता हूँ। गतिविधि 1 जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा और किस तारीख को अमावस्या है, पता लगाएं। तो इसका उत्तर है जुलाई के महीने में 9 तारीख को अमावस्या है और 24 तारीख को पूर्णिमा है। उसके बाद गतिविधि 2 है दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है, पता लगाएं। तो इसका उत्तर है दैनिक जीवन में टेलीविज़न देखने में, मोबाइल से बात करने में कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह के बारे में जाना। वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।